उसके नेता इस हद तक जा सकते हैं जो दक्षिण से उत्तर को अलग करने की बात करें, या यहां तक कहने लगे कि अलग हो सकता है। ये ठीक है कि बाद में कांग्रेस के जो नेता हैं, जो लोकसभा के सदस्य भी हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार आज भी कहा है कि हम तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, प्रतियोगी हो लेकिन संघ में सब एक साथ मिल कर रहे, दौड़े और उसमें जो आगे बढ़ेगा बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। दक्षिण और उत्तर के बीच बंटवारे की बात, या दक्षिण भारत को भारत से अलग करने की बात की धमकी, कितना खतरनाक ये समय है। और वो बात कौन कह रहा है? कोई छोटा मोटा नेता नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं। और उसके खिलाफ इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में लगभग 1.5-2 घंटे भाषण में इस बात का घनघोर, जिसको कह सकते हैं, विरोध किया और कहा कि इस हरकत को इस हद तक कोई पार्टी जा सकती है जो इतनी पुरानी पार्टी है। उसके नेता इस हद तक जा सकते हैं जो दक्षिण से उत्तर को अलग करने की बात करें, या यहां तक कहने लगे कि अलग हो सकता है। ये ठीक है कि बाद में कांग्रेस के जो नेता हैं, जो लोकसभा के सदस्य भी हैं, टी.के. सुरेश कर्नाटक के हैं और कर्नाटक में उनकी सरकार है, सीतारामैया मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली में। और इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है, बांटने के लिए केवल वक्तव्य नहीं दिए गए, उसके बाद में सीधा धावा बोल दिया है। कर्नाटक की सरकार ने दिल्ली पर प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, इंटरव्यूज देंगे, खुद मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री सब मिल करके आ गए हवाई जहाज से स्पेशल। और ये दावा कि दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है, केंद्र सरकार हमें बजट में पूरा पैसा नहीं दे रही है। मांग करना केंद्र राज्य संबंधों में हर एक का अधिकार है, राज्यों का अधिकार है। कर्नाटक काफी संपन्न राज्यों में से भी माना जाता है। देश में महाराष्ट्र के बाद ये दूसरे नंबर का राज्य, यदि विकसित राज्य कहा जाता है या दावा भी करते हैं, वो कर्नाटक है। वो कैसे पिछड़ा हो गया? लेकिन इस समय चूंकि चुनाव का मौका है और उनको दिखाना है कि दक्षिण भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा की सरकार पक्षपात करके उत्तर का बने, उत्तर भारत के लोगों का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, उत्तराखंड का या पंजाब का। उत्तर भारत में तो आप ये सब आते हैं, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब के साथ पक्षपात हो रहा है, इनको अधिक लाभ दिया जा रहा है। और कर्नाटक के साथ और उनके साथ और आ गए हैं विजयन। आप देखिए, इसके अलावा बने आप केरल के नेता और तमिलनाडु के नेता, वो सब आवाज उठा रहे हैं कि दक्षिण के साथ, माने केरल वाले मुख्यमंत्री भी आने की तैयारी कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये चिंता की बात है। मेरी याददाश्त के हिसाब से भी कभी कांग्रेस के नेता ने इस तरह की टिप्पणियां नहीं की थी। वैसे इस टिप्पणी की चर्चा पहले हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री के जवाब के बाद कि क्या आप देश को इस तरह से बांट सकते हैं? और इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये सब बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, वैसे भी इस बार का बजट अंतरिम बजट है जो 4 महीने के लिए, इसके बाद पूरा बजट आएगा लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन इस बजट में जिस तरह से जो प्रावधान किया गया, उसमें फाइनेंस कमीशन, जो वित्त आयोग है, जो भारत सरकार का बना हुआ, इनका नहीं, कांग्रेस समय से ही आयोग बनते रहे, 14वां आयोग, फिर 15वां आयोग, उनकी जो सिफारिश है, जो जिस प्रदेश की आबादी है और जो वहां से कर आता है, उसमें उसका हिस्सा दिया जाता है। अब कितनी गंभीर बात है। सीतारामैया यह भी कह रहे हैं कि देखिए, हमने अपने यहां जनसंख्या को नियंत्रित किया, इसलिए हमारी आबादी कम है, ये उत्तर भारत वालों की जनसंख्या ज्यादा है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से इस बात पर भी हमला कर रहे हैं कि यहां ये बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, इनको ये नियंत्रित नहीं कर सके, वहां पर आबादी बढ़ा लिया है और इनको ज्यादा लाभ या इनको ज्यादा बजट दिया जा रहा है। लेकिन वित्त आयोग बाकायदा जो नियम बनाया हुआ, वित्त मंत्रालय ने, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी संसद में स्पष्ट किया कि ऐसा कोई गलत काम नहीं किया गया है बजट में। कोई
जो तरीका पिछले वर्षों के दौरान लगातार वित्त आयोग की सिफारिश के हिसाब से राज्यों को बजट का आवंटन होता है वही किया गया है। लेकिन राजनीतिक मुद्दा बनाना और उत्तर दक्षिण को अलग करना, हिंदी भाषी प्रदेश को लेकर के तमिलनाडु हिंदी का विरोध, या संसद में भी कोई हिंदी में बोलने लगे तो उनको कहा जाता है कि आप हिंदी में क्यों कह रहे हैं, बोल रहे हैं। हम तो उनसे कहा जाता है संसद में तो आप कई भाषा, भारतीय भाषा तमिल में भी बोल सकते हैं, तेलुगु में बोल सकते हैं, मलयालम में बोल सकते हैं। लेकिन ये कहना कि हिंदी प्रदेश उसको अलग, हमारा प्रदेश अलग, भाषा के आधार पर आप किसी और आधार पर बांटने की जब कोशिश करते हैं, और राज्य को दक्षिण भारत की यदि आप इस तरह से जाती हुई तो ये अलग देश की मांग कर सकता है, डीके सुरेश ने किया। बाद में कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं था। ये अलग बात है कि उसी वक्तव्य के बाद ही और कर्नाटक के उनके जो भाई हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उप मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं है, बहुत संपन्न है, संपन्नतम है, पार्टी का भी खर्च चलाते हैं, छापिया पे भी पड़ चुके हैं, पहले भी, अभी भी चल रहा हो सकता है, कहीं न कहीं उनके खातों का हिसाब किताब जांच के विभाग में चल भी रहा हो और उसकी पूरे जवाब भी अभी नहीं दिए हों। अदालत फैसला करेगी क्या है उनके मामले, हम उस पर भी नहीं जा रहे। लेकिन वो लोग ये कहना कि दक्षिण भारत के साथ अन्याय है और दक्षिण भारत यदि ऐसा राज्यों के साथ भेदभाव हुआ तो अलग देश बना सकता है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह की बात? कल कोई कहे कि हमारे यहाँ कोयला खान होता है, कोयला पैदा होता है, हम दक्षिण को नहीं देंगे, बिजली नहीं मिले। नदी यदि कहीं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रही है, नर्मदा यदि वहां गई है तो कह रहे हैं हमारे यहाँ का पानी तो उधर आने नहीं देंगे। नदी कभी ऐसा नहीं कहती, नदी तो बहती रहेगी, कोई देता तो नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, बिजली है, खनिज है, प्राकृतिक संपदा है, देश की संपदा है, देश एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक या पूर्वोत्तर में नागालैंड से लेकर के आप यदि देखें कि महाराष्ट्र तक, मुंबई तक, जहां से हमारे राहुल गांधी यात्रा करके भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम देश को न्याय दिलाने निकले हैं, वो भी इस तरह की बात करते हैं, वो जाति के आधार पर बांटने की बात कर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल इस तरह से देश के बांटने की गतिविधियों को कहा कि कोई ऐसा गलत कर नहीं है, सबका अधिकार है, सबके साथ उनको तरक्की हो रही है, यही नहीं है, बल्कि एक और जो लोकसभा में बहस के दौरान भी बताया गया, 600 अरब रुपया यदि विदेशी जिसे पूंजी निवेश हुआ है, उसमें 450 अरब रुपया केवल दक्षिण भारत के राज्यों में ही पूंजी निवेश हुआ है। तो सवाल बजट का नहीं है, यदि वहां पहले से प्रगति है, यदि कोई इंडस्ट्री आती है, उसमें हो सकता है उत्तर भारत के बच्चे भी तो जाते हैं, उसी बल पर जो चल रहा है, बेंगलोर चले या भारतीयों के बल पर अमेरिका की और ब्रिटेन की और फ्रांस की और दुनिया भर के ऑस्ट्रेलिया में या जापान में भारत के लोग काम कर रहे हैं, उसके बल पर उनकी कंपनियां चल रही हैं। तो क्या हमारे यहाँ के लोग एक दूसरे के यहाँ जाके काम करें, यहाँ की जो संपदा है उसका उपयोग करें, जो पूंजियां है उससे कंपनियां लगे? ऐसे में उत्तर दक्षिण को बांटने की बात करना और उसके आधार पर मांगना। स्पेशल पैकेज के लिए नीतीश कुमार भी दिल्ली आए और उन्होंने भी, अब तो बड़े भाजपा के साथ फिर गठबंधन में आ गए हैं, वो भी मांग कर रहे हैं कि भाई स्पेशल पैकेज बिहार को दिया जाए। आज से नहीं कर रहे, वो 10 साल से कर रहे हैं, पहले भी। लेकिन उसके बाद जितना उनको हो सकता है आवंटन जब जरूरत होती है या प्राकृतिक संकट आता है या अतिरिक्त और कई योजनाएं बनती हैं, कई सड़कें ऐसी बनती हैं, कई ऐसी योजनाएं बनती हैं जिसका कोई सीधे राज्य को बजट न जाए, लेकिन यदि राजमार्ग बनता है, यदि सड़क बनता है, हवाई अड्डे बनते हैं, तो उसका लाभ भी तो वहां के लोगों को मिलता है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने में मिलता है। इस दृष्टि से राज्यों के बीच में भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी या उनके साथी डीएमके हों या यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां जो बड़ा ही अपने आप को अलग तरह की पार्टी कहती है, यदि उसके नेता भी भेदभाव के आधार पर केंद्र सरकार का विरोध करें तो संघीय ढांचा, फेडरलिज्म की जब बात की जाती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार आज भी कहा है कि हम तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, प्रतियोगी हो लेकिन संघ में सब एक साथ मिल कर रहे, दौड़े और उसमें जो आगे बढ़ेगा बढ़ेगा। ये प्रधानमंत्री का संदेश है। उन्होंने ये भी याद दिलाया, जो आज के भाषण में राज्यसभा में जिस तरह से अभियान चल रहा है देश को अलग अलग हिस्सों में भड़काने के लिए, राहुल गांधी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कुछ ये जो पार्टी के नेता हैं वो जाति के आधार पर आरक्षण हो, जाति आधार को उठाया जा रहा है, लेकिन जबकि
उनके ही सबसे पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के, वैसे तो देश के ही प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि हम आरक्षण के विरोध में हैं, विरुद्ध हूं मैं इसको गलत मानता हूं किसी तरह के आरक्षण से, और उसमें जो व्यक्ति आते हैं वो उतना अच्छा उसका स्तर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने ये बात कही, लेकिन मैं एक और बात बताऊं कि शायद मैंने पहले भी इसका कभी जिक्र किया है। उसके कई वर्षों बाद राजीव गांधी ने जब मुझे इंटरव्यू दिया था, और वो भी बिहार की जमीन पर पूर्णिया में, तब भी कहा था कि आरक्षण से, मैंने उन्होंने तो यहां तक कहा था कि इसको विस्तार नहीं होना चाहिए, जो पहले हो चुका हो, लेकिन उससे आगे विस्तार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो बहुत कमजोर लोग ने, उन्होंने तो बुद्धू शब्द का इस्तेमाल किया था, जो आज मैं कहना ठीक नहीं मानता कि इस हद तक हो सकता है आरक्षण से, लेकिन उनकी तो तब तक इतनी कठोर धारणा थी। और ये अखबार नवभारत टाइम्स में वो इंटरव्यू पूरे पेज का छपा है, इसलिए मैं कोई प्रामाणिक बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि अपनी बात। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यदि संसद में, राज्यसभा में, संसद में बोलने का मतलब आधिकारिक उनके पास जो पत्र रहे, मुख्यमंत्रियों को जो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने पत्र लिखा उसका उन्होंने उल्लेख किया। तो इसलिए जाति के आधार पर आप अलग भेदभाव करें, आरक्षण के नाम पर लोगों को भड़काएं, बेरोजगारी महंगाई के नाम पर भड़काएं, तो मैं आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूं जो प्रधानमंत्री ने बोला, लेकिन असली मुद्दा मुझे भी इस बात की चिंता है, लगता भी है, क्योंकि हम उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में काम करते हैं, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में, दिल्ली में, मुंबई में, देश में, दुनिया में काम करते हैं। उसी तरह से वो कहीं अलग भेदभाव नहीं रखना चाहते। कोई उत्तर भारत का व्यक्ति भी दक्षिण में जाके कंपनी लगाता है, वहां की कंपनी वाले जाकर के इंदौर में, जयपुर में, बिहार में, रांची में। टाटा आज कहां से आए? टाटा जमशेदपुर में करके टाटा इतने बड़े हो गए। बिरला कहां से आए? बिरला सब ये सब झूठ जिसको कहा जाता था पुराने काल में, वो सब कलकत्ता में बैठे होते थे, उसके बाद उनका विस्तार हुआ, वहां से आकर के मुंबई अब सब मुख्यालय हो गया, अब तो कितनी कंपनी आ गई, डिजिटल क्रांति भी हो गई। तो बिरला, टाटा, मानी, अडानी, जितने पूंजीपति कहे, उनका भी विस्तार देश भर में भी होता है, तो उसका सबको ही लाभ मिलता है। उसका लाभ किसी, पूर्वोत्तर में आज कितनी सुविधाएं हो रही, कितना देश बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हवाई जहाज उतर रहे हैं, दूसरे छोटे छोटे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हिमाचल में हवाई जहाज उतर रहे हैं, पर्यटक जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, लगातार हेलीकॉप्टर में रिजर्वेशन मिलता नहीं है। इस देश में इस तरह की प्रगति के बीच, जहां शंकराचार्य की बात की जाती है, जब धर्म की बात आती है, जहां इस समान नागरिक संहिता की बात भी साथ में आ रही है, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, वो भी एक मुद्दा देश के सामने आ ही रहा है। असली मुद्दा यही है कि शंकराचार्य ने देश को जोड़ने की कोशिश की थी, आज भी देश को तोड़ने, या यदि दक्षिण भारत के साथ अत्याचार हुआ तो विस्फोटक स्थिति हो सकती है, देश क्या अलग होने की मांग हो सकती है। इस तरह की बात गलती से भी, असावधानी से भी कहना, वो भी किसी जिम्मेदार नेता के नाम से, एक जिम्मेदार पार्टी के नेता से, वो कोई खालिस्तानी तो नहीं है जो कहीं भी बैठकर, कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ कुछ कहे। भारत का संसद का जिम्मेदार, मुझे तो आश्चर्य है कि कैसे संसद के किसी सदस्य के कहने पर कोई आचार संहिता, अब तक उन पर कोई कार्रवाई संसद ने भी नहीं की, कोई कार्रवाई जिसको कह सकते हैं कि एक्शन होना चाहिए। केवल विरोध कर दिया, फिर सफाई हो गई। अब सीतारमण ने कहा उनको गलत अर्थ, उसका बाद में सफाई दे दी गई है। लेकिन मैंने देखा है उनके जो भाई हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, गलत क्या है, मतलब बिल्कुल दक्षिण भारत के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, मतलब उसकी पुष्टि की, उन्होंने उसका खंडन नहीं किया उप मुख्यमंत्री ने। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। चुनाव लोकसभा का होना है 3 महीने के अंदर। ऐसी स्थिति में इस तरह के बयान देकर के जनता को उकसाना, भड़काना, और उससे कोई राजनीतिक स्वार्थ कोई भी पार्टी करे, वो धर्म के नाम पर करे, जाति के नाम पर करे, प्रदेश के नाम पर करे, देश को तोड़ने की बात जो करता है उसे राष्ट्रद्रोही माना जाता है, उसे देश प्रेमी नहीं माना जा सकता। और जिम्मेदार लोगों को, शिक्षित लोगों को, या इवन अशिक्षित लोगों को भी इस बात का तो ध्यान रखना होगा कि जिस जमीन पर, जिस धरती पर, जिस देश को एकजुट रख करके हम इतना देश आज तक आगे बढ़ता रहा है, अब उसमें इस तरह की आवाज को दबाना, जो अलगाववादी जिसको कहा जाता है, जो आतंकवादी जिस तरह की चीजें भड़काने की कोशिश करते हैं, वो राजनीतिक दल के नेता तो न करें। एडिटर्स आई में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें, अपने ग्रुप्स को भेजें,
और आपकी जो प्रतिक्रिया हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद। नमस्कार।